यस सर, हेमीजाइगस पढ़ा था हमने। हेमीजाइगस तक करा दिया था, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेमीजाइगस, ये सारे टर्म्स करा दिए थे। यस सर। अब इसके बाद आएगा डोमिनेंस, रिसेसिवनेस, ये दो टर्म्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आगे के टर्म्स की बात करेंगे। सो हमारा चैप्टर एज यूजुअल वही है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और हम वही जेनेटिक्स या जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। So now we have another term called dominance and contrast में recessiveness. ये दो टर्म्स यूज होते हैं, कई बार यूज होंगे, तो पूरे चैप्टर में और मतलब बायोलॉजी में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। डोमिनेंट, रिसेसिवनेस, फिनोमिना डोमिनेंस हो जाएगा, करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर है, ऐसे रिसेसिव करेक्टर ये फिनोमिना इज कॉल्ड रिसेसिवनेस। अब जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है, हेट्रोजाइगस एलीलिक कॉम्बिनेशन ले, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, ये एक हेट्रोजाइगोट है। कैपिटल टी होता तो होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। तो अगर ये हेट्रोजाइगस एलीलिक कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या होगा, जब F1 जनरेशन आएगी, F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली बार जब कोई क्रॉस होता है, क्रॉस के बाद जब पहली बार जनरेशन आती है वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाती है। तो कोई F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन है तो उसमें इन दोनों में से अगर कहा जाए तो कोई एक ही होगा जो एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला एलील हिडन रहता है। इसमें से दो एलील हैं, लाइक अगर मैं अलग अलग लिखूं तो कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग होगा, लेकिन एक्सप्रेशन किसी एक चीज का होगा। जीन दोनों के हैं, एलील दोनों कैरेक्टर्स के हैं, लेकिन एक्सप्रेस कोई एक ही करेगा। तो अगर हम मानते हैं कि कैपिटल टी है, अगर ये एक्सप्रेस करता है ना, एक्सप्रेस इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि कैपिटल टी जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है किसमें, इन F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड होगा, तो फिर ये कैरेक्टर क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, फिनोमिना डोमिनेंस हो जाएगा। तो किसी भी हेट्रोजाइगस में दो एलील हैं, दो में से एक एलील और उसका जो गवर्निंग कैरेक्टर जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट है, जो दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता, नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब दूसरा एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए कैपिटल टी हटा दो तो स्मॉल टी एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी जब तक रहेगा तब तक ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। इन F1 हाइब्रिड इसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिवनेस फिनोमिना। ये इंपॉर्टेंट है कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता है, अदरवाइज अगर रिसेसिव सिंगल होगा तो एक्सप्रेस करेगा। जैसे कंपैरेटिव चीजें होती हैं, एक पढ़ने में अच्छा है, एक पढ़ने में नहीं अच्छा है। तो ये पढ़ने में नहीं अच्छा है ये तभी तक बोला जाएगा जब तक कोई पढ़ने में अच्छा होने वाला होगा। अगर कोई है ही अकेला तो वो अच्छा है या बुरा है मैटर ही नहीं करता है। ऐसे यहाँ भी है कि स्मॉल टी के बगल में जब तक कैपिटल टी है तभी तक स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अगर कैपिटल टी हटा दोगे तो स्मॉल टी भी एक्सप्रेस कर जाएगा। तो डेफिनेशन में ये जो पॉइंट है यही सबसे इम्पोर्टेंट है।
है ना, नीट के क्वेश्चन में इसी से ही पूछा गया है कि F1 में जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रिसेसिव है या जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रिसेसिव है। आंसर इस चीज से आता है कि जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रिसेसिव कहलाएगा, है ना। अब ये एलील, जैसे ये तो एलील हो गए, मतलब डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील ऐसे बोला जाएगा, या एलील किसी न किसी कैरेक्टर को लेके है, कैपिटल टी टॉल के लिए है, स्मॉल टी डॉफ के लिए है, तो आप डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर बोल दोगे। Dominant and recessive allele corresponding to that dominant and recessive characters, तो ये दोनों टर्म्स यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रास्ट में टर्म्स क्या आएंगे। एक टर्म यूज होता है फिनोटाइप, और इसके कंट्रास्ट में वर्ड यूज होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप कहलाता है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। एलीलिक कॉम्बिनेशन, ऑफ ए जीन, किसी भी जीन में एलील का कॉम्बिनेशन क्या है वो जीनोटाइप है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, दीज आर एलीलिक कॉम्बिनेशंस। अलग अलग एलील के आपने कॉम्बिनेशन बना दिए, दो डोमिनेंट के, दो रिसेसिव के, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का, ऐसे। ये जेनेटिक मेकअप है, ये कभी दिखाई नहीं देगा। हमें दिखाई क्या देता है, जो दिखाई देता है वो फिनोटाइप कहलाता है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, expression of external character, morphology. Morphology is phenotype of an individual. जैसे मैंने अभी लिखा ना, कैपिटल टी जीनोटाइप है, तो इसका फिनोटाइप क्या बनेगा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, बट फिनोटाइप क्या बनेगा, टॉल। स्मॉल टी जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, डॉर्फ। ये सब फिनोटाइप है। फिनोटाइप आपको दिखाई देते हैं। आप प्लांट की लंबाई नापोगे तो आपको टॉल एंड डॉफ पता चलेगा, आपको ये नहीं दिखाई देगा कहीं भी, ये दिखाई नहीं देता, ये जीनोटाइप है। आप अगर कोई क्रोमोसोम भी देखोगे तब भी आपको जीन नहीं दिखाई दे रहा क्रोमोसोम के ऊपर। आपने माना है कि जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन क्रोमोसोम, बट एक्चुअली जीन आपको दिखाई नहीं देंगे, दिखाई आपको केवल फिनोटाइप देगा। या जैसे आप जूलॉजी में, बायोटेक में पढ़ते हो कि आपने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया है, बायोटेक्नोलॉजी वाला, तो उसमें भी डीएनए काट दिया गया, डीएनए जोड़ दिया गया, ये जो चीज़ें आप बोलते हो वो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो डीएनए कागज तो ना जो कैंची से काट दोगे, डीएनए एक मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड को तोड़ते हुए आप देख नहीं सकते। आपको पता है कि बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड जुड़ गया, और आपको टूटते या जुड़ते हुए दिखाई नहीं देगा। तो जो दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप इन सेंस ऑफ बॉटनी जेनेटिक्स। जो नहीं दिखाई दे रहा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एलीलिक कॉम्बिनेशन, और वो एलीलिक कॉम्बिनेशन उस कैरेक्टर का जीनोटाइप कहलाया। कैपिटल टी इज द जीनोटाइप फॉर द फिनोटाइप विच इज टॉल, ऐसे। स्मॉल टी इज द जीनोटाइप फॉर द फिनोटाइप विच इज डॉफ। इस तरीके से आप सेंटेंस में से यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आता है, एक टर्म यूज होता है प्योर लाइन। प्योर लाइन और होमोजाइगस सिमिलर टर्म है, बट फिर भी प्योर लाइन ब्रीडिंग के सेंस में यूज करते हैं। प्योर लाइन क्या है, ये जनरेशन है, these are the generation of homozygous individual, generation of homozygous individuals। जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनको आप प्योर लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, दे प्रोड्यूस offsprings of only one type। only one type का मतलब है only one parent। जैसे हमारी बॉडी दो लोगों से मिलकर बनी है, हमारे पास मदर के क्रोमोसोम है, फादर के क्रोमोसोम है, तो हम प्योर लाइन नहीं हो सकते।
अगर किसी एक का ही होता तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो प्योर लाइन कहलाती हैं। तो ये है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी से आपको पता है कि केवल टॉल ही बनेगा। जितनी भी जनरेशन ले जाओगे, हर जनरेशन में कोई और आ ही नहीं सकता। तो होमोजाइगस तो कहलाएगा कॉम्बिनेशन, एलीलिक कॉम्बिनेशन। इसकी जो जनरेशन आ रही है वो सारी टॉल आएंगी, 100% टॉल। तो ये प्योर लाइन जनरेशन कहलाती है। स्मॉल टी होगा तो क्या आएगा, हमेशा डॉर्फ आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। जितनी जनरेशन आएगी डॉफ से डॉफ, डॉफ से डॉफ, डॉफ से डॉफ, डॉफ से डॉफ, लाइक दिस। बट अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी होता, ये तो हेट्रोजाइगस है, यहाँ तो आपको पता ही है, ये लिखा हुआ है होमोजाइगस है। ये लिखा है यहाँ पे होमोजाइगस इंडिविजुअल। कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो जनरेशन दोनों आती, टॉल भी आ सकता है, डॉफ भी आ सकता है। फिर जब ये टॉल आएगा तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, टॉल भी आ सकता है, डॉफ भी आ सकता है। फिर ये टॉल आएगा तो दोनों पॉसिबिलिटी है, टॉल भी आ सकता है, डॉफ भी आ सकता है। So, दोनों कैसे आ सकता है? डोमिनेंट तो टॉल ही है। जब आप इसका क्रॉस इसी से करोगे ना तो डॉफ भी 25% आएगा। अभी हम आगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ लेंगे। तो 3:1 में आती है ये टॉल एंड डॉफ। 3/4 ये, 1/4, 3/4 टॉल, 1/4 डॉफ, 75% टॉल, 25% डॉफ। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। सो दीज आर नॉट प्योर लाइन, ये प्योर लाइन नहीं है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की जनरेशन प्योर लाइन नहीं कहलाती। प्योर लाइन हमेशा होमोजाइगस इंडिविजुअल की जनरेशंस होती है। होमोजाइगस का मतलब विच ब्रीड ट्रू, इनमें ट्रू ब्रीडिंग है। प्लांट ब्रीडिंग में या एनिमल हस्बेंड्री में भी आपने प्योर लाइन या होमोजाइगस अगर पढ़ा हो तो वहाँ भी है। प्लांट ब्रीडिंग वाला चैप्टर अभी हमने तो नहीं पढ़ा, अगर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ चुके हैं तो वहाँ भी प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएंगे हमारे पास? नेक्स्ट आते हैं अलग अलग टाइप के क्रॉस होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस तरीके से आता है। एक करैक्टर है, दो करैक्टर हैं, दो से ज़्यादा करैक्टर हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो से ज़्यादा है तो आप पॉली हाइब्रिड लिख सकते हो, बाकी ट्राई हाइब्रिड बोल सकते हो, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, नहीं तो सिंपली पॉली हाइब्रिड। ये क्रॉस के टर्म्स होते हैं जब एक एलीलिक पेयर का कॉम्बिनेशन होगा, है ना, ओनली वन एलीलिक पेयर। एलीलिक पेयर का मतलब टॉल एंड डॉर्फ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टॉल एंड डॉर्फ। जब एक एलीलिक पेयर या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर करोगे तो क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड कहलाएगा। जब टू एलीलिक पेयर या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर करोगे तो ट्राई कहलाएगा। जब मोर देन टू एलीलिक पेयर या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस में कंसिडर करोगे तो पॉली हाइब्रिड कहलाएगा। जैसे टॉल का डॉफ से कराओ मोनो हाइब्रिड, राउंड का येलो से कराओ मोनो हाइब्रिड, राउंड का रिंग से होगा, येलो का ग्रीन से होगा, है ना, या टर्मिनल का एक्सियल से होगा, वाइट का पर्पल से होगा, तो ये सब मोनो हाइब्रिड है। अगर दो कैरेक्टर एक साथ ले लो, प्लांट टॉल है और उसमें फ्लावर का कलर पर्पल है, दूसरा क्या है, प्लांट डॉर्फ है और फ्लावर का कलर वाइट है, तो टॉल एंड पर्पल का क्रॉस वाइट एंड डॉर्फ से करा है, तो दो कैरेक्टर एक साथ लेने हैं, डाई हाइब्रिड हो गया। ऐसे दो से ज़्यादा ले लोगे तो ट्राई हाइब्रिड, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, बहुत सारे हैं तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। ये तीनों क्रॉस आपको याद रखने। इसमें से हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में है। पॉली हाइब्रिड सिर्फ टर्म याद रखिए। नेक्स्ट टर्म क्या आता है? एक आएगा टर्म रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस
रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है? एक ऐसा क्रॉस जिसने सेक्सेस को रिवर्स कर दिया हो। टू क्रॉसेस, दो क्रॉस हैं ये, विद सेम कैरेक्टर्स बट विद रिवर्स सेक्सेस, सक्सेस को रिवर्स कर दिया। जैसे टॉल और आप डॉर्फ का क्रॉस करा रहे हो, मान लो कि टॉल आपने मेल में लिया है, डॉर्फ आपने फीमेल में लिया, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे क्रॉस में क्या करोगे? अभी भी हम टॉल का क्रॉस डॉर्फ से कराएंगे, बट अब सेक्सेस को रिवर्स कर देंगे। करेक्टर सेम है, सेक्सेस को रिवर्स कर देंगे। टॉल ले लेते हैं फीमेल में, डॉर्फ ले लेते हैं मेल में। अब ये दोनों क्रॉस क्या कहलाएंगे? जिसमें करेक्टर सेम है, दैट इज प्लांट हाइट, टॉल एंड डॉर्फ। सेक्सेस रिवर्स है। एक क्रॉस में टॉल यानी डोमिनेंट करेक्टर मेल में लिया गया है, रिसेसिव फीमेल में। दूसरे क्रॉस में डोमिनेंट करेक्टर फीमेल में है और रिसेसिव करेक्टर मेल में। इसको रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। इससे फायदा क्या होगा? रेसिप्रोकल क्रॉस से फायदा ये होगा कि आपका डेटा बढ़ जाएगा, आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। और आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जितना ज़्यादा डेटा या रिजल्ट होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। जब आप स्टैट्स अप्लाई करोगे तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आएगा। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट का 4 ऑप्शन होंगे, आप एक आंसर बता दोगे। आपने एक क्वेश्चन किया, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उसी में 4 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं उन्हें कहूँगा नहीं, 4 कर लेंगे। वो मुझे आके बताएंगे कि सर मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन तो एक ही था, 4 कैसे कर लिए? इस तरीके से किए। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका एक ऑप्शन हो गया। बाकी के 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो आंसर कब होते, किस सिचुएशन में वो 3 क्वेश्चन आंसर होते, स्टेटमेंट में क्या चेंज कर दूं कि 3 आंसर जो है वो आ सकते हैं उन 3 क्वेश्चंस के बराबर। तो एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक के हिसाब से करते हो, मैं मानता हूँ कि वो 4 क्वेश्चन के बराबर है। अब 4 क्वेश्चन के हिसाब से होगा तो ऑब्वियस ही बात है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर मैंने 10 क्वेश्चन किए, मैं कहूँगा उसी पेपर में मैंने 40 क्वेश्चन किए। तो काम किसने ज़्यादा किया, मेहनत किसने ज़्यादा की? ऑब्वियस है, नंबर के हिसाब से 40 क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा काम किया। तो मेंडल ने भी यही किया था कि सक्सेस को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, दुगना आ जाएगा। मेंडल ने तो ये कहा था कि डोमिनेंट करेक्टर F1 में आएगा। अब डोमिनेंट करेक्टर मेल में हो या फीमेल में हो वो तो ना मैटर करता है। ऐसा तो ना बोला जाता है कि डोमिनेंट करेक्टर मेल में होगा तो आएगा, फीमेल में होगा तो नहीं आएगा। डोमिनेंट तो डोमिनेंट है, चाहे मेल से आए चाहे फीमेल से आए, वो तो आना ही आना है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन 100 क्रॉस की जगह 200 क्रॉस हो जाएंगे। 200 क्रॉस हो जाएंगे तो जब आप स्टैट्स लगाओगे तो एरर कम हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे तो मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस किए थे, मैंने पीछे भी लिखा था ये पॉइंट। फिर रेसिप्रोकल क्रॉस करके उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट किया था, और जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी या एक्यूरेसी मानी जाएगी। नेक्स्ट टर्म कौन सा है? हाइब्रिड क्या होता है? अभी हमने लिखा F1 हाइब्रिड। जेनेटिक्स के हिसाब से हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड कहलाता है हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म जो दो प्योर लाइन या होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म के क्रॉस से बनेगा। अगर मान लीजिए 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल है, पेरेंट्स, और ये होमोजाइगस होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ इसमें अगेन टॉल एंड डॉर्फ से समझते रहिए जब तक आप कोई और करेक्टर नहीं पढ़ रहे। टॉल कैपिटल टी, डॉर्फ स्मॉल टी स्मॉल। तो जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो अब क्या बनेगा? अब बनेगा हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। 2 होमोजाइगस को क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है? हेट्रोजाइगस बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड
हाइब्रिड ऑफ टू पेरेंट्स, जो ऊपर आपने लिखा है, हाइब्रिड ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। हेटेरोजाइगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस पेरेंट के क्रॉस से बनता है। अगर मान लीजिए ये हो कि एक तरफ आप हेटेरोजाइगोट ले लो और सर कहो कि एक तरफ होमोजाइगस है, अब क्रॉस करा लेते हैं, तो क्या सर हाइब्रिड कहलाएगा? नहीं, दिस इज नॉट हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि एक हेटेरोजाइगस है, एक होमोजाइगस है। हाइब्रिड कब बनता है? जब दो होमोजाइगस होते हैं। तो दो होमोजाइगस, दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के बीच में जो क्रॉस करने से पॉपुलेशन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आएगा, वो हाइब्रिड ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट या पॉपुलेशन उसे कहा जाएगा। तो ये हाइब्रिड की बात होगी। अब मान लीजिए दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स या जो होमोजाइगस है, इनसे जो हाइब्रिड बनेगा ये पहली बार बना, तो इस हाइब्रिड को आप क्या बोलोगे? F1 हाइब्रिड बोलोगे। दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को क्रॉस करके जो हेटेरोजाइगस बनेगा वो पहला है, तो वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन या हाइब्रिड कहलाएगा। फिर दो F1 के क्रॉस करा के जो बनेगा वो F2, फिर F3, फिर F4, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। देखिए F1 हाइब्रिड क्या है? F1 हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट लेने हैं, टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये हाइब्रिड है, अभी हमने लिखा। अब क्योंकि ये पहला है तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज F1 हाइब्रिड। ये F1 हाइब्रिड है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले हाइब्रिड नहीं थे, इससे पहले होमोजाइगस पेरेंट थे। हाइब्रिड जब पहली बार आया तो F1 नाम दे दिया। फर्स्ट फीलियल जनरेशन which is produced from a cross between two genetically different parents। अब मान लीजिए F1 का क्रॉस F1 से करा दिया जाए। F1 ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसी से करा दिया जाए। ये अब जो आएगा कुछ भी आए, ये आएगा एक्चुअली, आगे आप पढ़ोगे। अब ये आएगा, ये सेकंड जनरेशन है। F1 का क्रॉस F1 से, F1 का क्रॉस F1 से करते हैं तो क्या कहते हैं? सेल्फिंग, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जैसे आपको स्टार्टिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया। तो सेल्फिंग करने से जो यहाँ पे प्रोजेनी आएगी, ये F2 जनरेशन कहलाती है। F1 वो है जो दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करके आया, F2 वो है जो F1 की सेल्फिंग से आया, या F1 का क्रॉस F1 से करेंगे तो F2 आएगा, फिर ऐसे F2 का क्रॉस F2 से करोगे तो F3 आएगा, F3 का F3 से करोगे तो F4 आएगा, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। एक बार तो आपको जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स लेने ही हैं, वो F1 हो गया उनका हाइब्रिड। उसके बाद हाइब्रिड का क्रॉस हाइब्रिड से करा दे रहिए, जनरेशन F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे आती चलेगी। सर F1 वाले हाइब्रिड होंगे, F2 वाले प्रोजेनी होंगे सर? नहीं, हाइब्रिड F2 हाइब्रिड होगा। आपने प्रोजेनी लिखा है ना सर? प्रोजेनी मतलब जनरेशन, तो जनरेशन तो है ही ना, प्रोजेनी का मतलब जनरेशन। ओके सर। प्रोजेनी लिखा है, जनरेशन लिखा है, ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ है, तो कॉमन टर्म। सर F2 वाला हाइब्रिड कैसे हो गया? ये तो सर दो हेटेरोजाइगस से हुआ है। तो दो हेटेरोजाइगस से हाइब्रिड नहीं होगा, ये तो ना पढ़ाया कहीं आपको मैंने। दो हेटेरोजाइगस से भी हाइब्रिड बनेंगे, बस वो F2 हाइब्रिड कहलाएंगे, सेकंड जनरेशन के हाइब्रिड है। दो होमोजाइगस से जो बनेंगे वो पहले कहलाएंगे, उनको ऑफ स्प्रिंग्स भी कह सकते हैं। ओके सर। अब F3 हाइब्रिड भी हो जाएगा,
जो F2 के बीच में क्रॉस करने से आएगा। बाय सेल्फिंग बिटवीन टू F2 जनरेशन F3 आ गया। बाय सेल्फिंग बिटवीन टू F3 जनरेशन F4 आ गया। अब जैसे मैं हाइब्रिड हूँ तो मेरे मदर फादर, अब आप कहोगे प्योर है क्या? प्योर तो नहीं, वो खुद ही हाइब्रिड है, वो अपने मदर फादर के हाइब्रिड है। अब जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो उनके अपने मदर फादर के हाइब्रिड होंगे, तो हाइब्रिड से हाइब्रिड तो आ ही रहा है ना। ऐसा था ना कि हाइब्रिड एक ही बार आएगा, हर जनरेशन में हाइब्रिड आएगा, जनरेशन के नाम बदलते जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है तो मैंने 1 2 3 4 बोल दिया। एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो पता नहीं हम कितनी जनरेशन के बाद के हाइब्रिड, हम कैसे कह सकते हैं हमारे एंसेस्टर कब कितनी जनरेशन पहले प्योर थे, वी कांट सी। ये पता है कि हम हाइब्रिड हैं बस। अब एक मेथड है, इसको तो नीट 2019 में पूछा ही गया है क्वेश्चन, ये पोनेट स्क्वायर कहते हैं या चेकर बोर्ड कहते हैं। एक पर्सन है रेगिनाल्ड सी पोनेट, इन्होंने एक मेथड दिया जिसको पोनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहा जाता है क्या? ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, स्क्वायर सिंबल्स होते हैं। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो, ग्राफ है। ऑफ जनरेशंस, जो आने वाली जनरेशन है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ के लिए ये दिया जाता है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इज यूज्ड टू कैलकुलेट, जस्ट used to calculate the probability of all genotypes। कितने पॉसिबल टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, जीनोटाइप्स ऑफ स्प्रिंग इन ए क्रॉस। किसी भी एक क्रॉस में कितने पॉसिबल टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, ये कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या स्क्वायर सिंबल यूज किए जाएंगे उस पूरे को हम बोलते हैं चेकर बोर्ड या पोनेट स्क्वायर बोर्ड। अब जैसे आपको ये तो पता है कि मैं आपसे कहूँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, इससे कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप एज पर मैथमेटिक्स कहोगे सर 50% कैपिटल टी 50% स्मॉल टी। आसान है क्योंकि दो थे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कॉम्बिनेशन ये है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी। अब बताओ कितने टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब वर्बली कहा जाए तो मुश्किल है, जब तक आप पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का अप्लाई नहीं करोगे ये कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड यूज किया गया जेनेटिक्स में वो पोनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहा जाता है। इसको बोलते हैं चेकर। अब जैसे मान लीजिए ये तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस इससे कराना है, तो इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आपको पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी से दो गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब एक क्रॉस कराना आसान होगा, अगर ऐसा बनाओगे ये चेकर बोर्ड कहलाता है। कैपिटल टी से क्रॉस करेगा यहाँ लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा यहाँ लिख दो, स्मॉल टी कैपिटल टी से क्रॉस करेगा यहाँ लिख दो,
स्मॉल टी से क्रॉस करेगा, यहाँ लिख लो, कोई गलती नहीं होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको पता चल रही। ये एक तरफ आपने मान लिया कि ये मेल गैमीट है, एक तरफ मान लीजिए कि फीमेल गैमीट है। ऐसे तो ये रूल है कि मेल गैमीट को हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, फीमेल गैमीट को वर्टिकल लिखते हैं। यहाँ तो मेल फीमेल सेम है। अब आपसे मैं क्रॉस कहूँ कि ये बताओ मुझे क्रॉस करके, कैपिटल बी सी का क्रॉस सी बी ए से किया। अब इसके गैमीट इधर लेके जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसके वर्टिकल लाइन पे, फिर कॉम्बिनेशन बना के देखोगे तब आपको समझ में आएगा कितने इंडिविजुअल बने। तो गलती ना हो इस चीज़ के लिए, जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने क्या बोला है, इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ये पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ये चेकर बोर्ड बोल सकते हैं। इसी के कंट्रास्ट में एक और मेथड भी होता है, वो फोर्क लाइन मेथड कहलाता है। जब तक दो है तब तक आप ये भी यूज कर सकते हैं। फोर्क लाइन मेथड का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करना है, तो कन्वीनियंस है, कैपिटल टी से क्रॉस करेगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा ये, फिर ये स्मॉल टी कैपिटल टी से क्रॉस करेगा ये, और स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो ये। यहाँ मैंने चेकर बोर्ड नहीं बनाया, स्क्वायर सिंबल नहीं बनाया, आंसर वही है। ये फोर्क लाइन मेथड कहलाता है। फिलहाल के लिए आप जो यूज करोगे वो मेथड क्या है, वो पुनेट स्क्वायर मेथड कहलाता है, चेकर बोर्ड मेथड। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास है, एक टर्म यूज होगा, वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाला टर्म, इमैस्कुलेशन। याद है किसी को? इमैस्कुलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग आपको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाया था। जो आंसर को हटाते थे करके। हाँ, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर को कट करना है बड स्टेज में। सो दिस इज रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिमूवल ऑफ एंथर, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कहाँ से करना है? फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में होगा तब करना है। फिर इसको बैग कर देते हैं, इसके पेपर लपेट देते हैं तो बैगिंग हो जाती है। अब बड से जब मैच्योर फ्लावर बनेगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है ही नहीं ग्रो करने के लिए, केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो करेगा। फायदा क्या होगा ऐसा करने से? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे हम वो पॉलन लैंड करा पाएंगे जो हम चाहते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस कराने में इमैस्कुलेशन का रोल आता है। और जब हम पॉलन अपने हिसाब से देंगे तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमें समझ में आएगा कि ये पॉलन है और ये पिस्टल यानी स्टिग्मा है, तो क्रॉस ये आया, तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग की जाती है। देन एक टर्म यूज होता है पेडिग्री। आगे भी आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ोगे। इस चैप्टर में सबसे मुश्किल क्वेश्चन पेडिग्री की है। तो पेडिग्री क्या है? ये किसी भी इंडिविजुअल की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में है क्या? कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या डिजीज। अगर मेरी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या डिजीज है तो उसका जो एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड होगा वो पेडिग्री कहलाएगा। चाहे चार्ट की फॉर्म में दे दो, चाहे टेबल बना के दे दो, कैसे भी रिप्रेजेंट करो, वो आपकी चॉइस है, बट इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। in the form of chart or table. चार्ट बना दो, टेबल बना दो, कुछ भी बना सकते।
सर ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर का आएगा इसमें? हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर हमें रखना ही उसका है, और किसी में क्या रखना है? पेडिग्री में हम रखते ही उसका ही, मतलब तो अंडरस्टूड है कि हम पेडिग्री की एनालिसिस करेंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेट, इसका इनहेरिटेंस का पैटर्न, उसमें पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़, ये सब कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। वो डोमिनेंट करेक्टर है, रिसेसिव है, मेल में होगा, फीमेल में होगा, कितने % चांसेस हैं आने वाली जनरेशन में डिजीज़ होने के या ना होने के, ये सब कैलकुलेट करने में हमें उस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो रिकॉर्ड जो चार्ट या टेबल की फॉर्म में होगा, इसी को बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस, बिकॉज हम एनालाइज करेंगे कि आने वाली जनरेशन में क्या पॉसिबल हो सकता है एज पर जेनेटिक्स। क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, बट क्या हो सकता है वो बता सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर होते हैं, वो इस चीज़ को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इतने % चांस है बेबी के नॉर्मल होने के, इतने % है अवॉर्ड करने के, इतने % एबनॉर्मल होने के। अब कपल डिसाइड कर ले कि बेबी प्लान करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आते हैं? नेक्स्ट में 2 और इम्पोर्टेंट टर्म है। एक वर्ड यूज होगा जीनोम और एक दूसरा वर्ड यूज होगा जीन पूल। अब ये क्या कहलाते हैं? जीनोम किसी भी एक इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ जीन जो उसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम में आए। जैसे हमारा हैप्लॉइड नंबर क्या होगा? n is equal to 23, बिकॉज हम डिप्लॉइड हैं, 2n is equal to 46. We have 46 chromosome in our cell. तो इसका हैप्लॉइड नंबर कितना हुआ? 23। तो 23 क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे, टोटल जीन्स प्रेजेंट ऑन 23 क्रोमोसोम, वो हमारा क्या बन जाएगा? जीनोम बन जाएगा। तो दिस इज टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम या टोटल सेट ऑफ जीन्स, ऐसे लिख लीजिए, इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और हमेशा जब इनहेरिटेंस होता है ना, तो पूरे जीनोम का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मदर या फादर के जब क्रोमोसोम हमारी बॉडी में आएंगे तो 23 की जगह 21 आ जाएं या 25 आ जाएं। 23 ही आएंगे, स्पर्म में 23 ही आएंगे, एग में 23 आएंगे, फिर जाइगोट 46 का ही बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो एक जीनोम एक्चुअली मदर से और एक जीनोम हम अपने फादर से कॉपी करते हैं, तो हमारी बॉडी 2n is equal to 46 बनती है। हमारे पास एक मदर का जीनोम है, एक फादर का जीनोम है, उसमें ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं, यही फिक्स है। So this genome is inherited as unit, एक यूनिट मान के से इनहेरिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एज ए यूनिट इनहेरिटेंस होता है जीनोम का। जैसे हमारी बॉडी का 23 क्रोमोसोम का जीनोम है, 23 के 23 जाएंगे। ये नहीं हो सकता। एज यूनिट का मतलब क्या हुआ सर? इनहेरिट मतलब ट्रांसफर, इनहेरिटेंस। सर एज यूनिट का एज यूनिट का मतलब ये पूरा एक मान के चलो कि एक जीनोम पूरा का पूरा जाएगा, इसमें से आप इसके अंदर चेंज नहीं करते, हो नहीं सकता। ये 23 क्रोमोसोम का पूरा एक ग्रुप है और ये एज सच कॉपी होगा और होगा ही होगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। यूनिट मान लिया, यूनिट मतलब एक आपने एक मैथमेटिकल यूनिट मान के में से एक मान के चलना है कि एक जीनोम है। जैसे हमारी बॉडी में पूछा जाएगा आपसे कि ह्यूमन में जीनोम कितने हैं, तो 2। कौन से? एक मदर के 23 क्रोमोसोम का, एक फादर के 23 क्रोमोसोम का। पाइजम में कितने होते हैं? तो 7 क्रोमोसोम का एक जीनोम है जो उसके मेल प्लांट से आया होगा, 7 क्रोमोसोम का दूसरा जीनोम है वो उसके फीमेल प्लांट से आया होगा। ऐसे अब ये तो एक इंडिविजुअल का हुआ, टोटल सेट ऑफ जीन्स इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का।
जैसे मेरा अकेले का जीनोम आएगा, आपका अकेले का जीनोम आएगा। बट अगर हम टोटल सेट ऑफ जीन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो वो जीन पूल कहलाएगा। जीन पूल का मतलब क्या हो गया? टोटल सेट ऑफ या टोटल नंबर लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड दियर एलील। हर जीन में 2 एलील होती हैं, किसी किसी में 2 से ज़्यादा होती हैं। तो जो भी जीन और उनकी एलील है इनका टोटल नंबर देखना है प्रेजेंट इन नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो नेचर में ब्रीड कर सके, नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जीन पूल और इंडिविजुअल में जीनोम। अब जैसे मान लीजिए आप इस चीज को ऐसे समझो कि दोनों डिफर क्यों कर रहे हैं। मान लो ब्लड ग्रुप है, आपने जोलॉजी में भी 11th में पढ़ा होगा, सर्कुलेशन में ब्लड के बारे में, एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा। ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में तो 4 हो सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन में 4 हो सकते हैं, ए बी और ओ। तो अगर मान लीजिए आप मेरी बॉडी स्टडी करोगे, मेरा ब्लड ग्रुप का टाइप बी है, तो आपको केवल बी ब्लड ग्रुप का ही तो जीन मिलेगा। ओ ब्लड ग्रुप का, ए ब्लड ग्रुप का, ए बी ब्लड ग्रुप का जीन कैसे मिलेगा? अगर आप किसी भी एक इंडिविजुअल को, दुनिया में किसी भी एक ह्यूमन को स्टडी करोगे तो एक ह्यूमन की बॉडी में एक ही ब्लड ग्रुप तो होगा, 2 तो ना हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, लेकिन ब्लड ग्रुप टोटल तो 4 टाइप के होते हैं। तो अगर आपको पूरे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो आपको पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा ना। आप एक रैंडम ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज लो, आपने 1000 लोगों को सैंपल कलेक्ट किया, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्री से, फिर आपने सबके ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया, उसके बाद आप ये कहोगे कि 75% बी ब्लड ग्रुप है, 10% ए ब्लड ग्रुप है, 4% ए बी ब्लड ग्रुप है, इस तरीके से कुछ भी। तो ब्लड ग्रुप ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं कि जिनके फिनोटाइप अलग अलग होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप तो एक कैरेक्टर है, उसके 4 फिनोटाइप हैं, ए बी ओ। लेकिन एक इंडिविजुअल में तो एक ही फिनोटाइप पॉसिबल है, एक इंडिविजुअल में 2 फिनोटाइप हो नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर सारे फिनोटाइप की स्टडी करनी है तो रादर देन इंडिविजुअल हमें पॉपुलेशन को स्टडी करना होगा। और पॉपुलेशन को स्टडी करने का मतलब हमें जीन का कलेक्शन चाहिए, जीन नहीं चाहिए, जीन का कलेक्शन चाहिए। जीन का कलेक्शन जीन पूल कहलाता है, और जीन जीनोम तो है, इसलिए जीन पूल की भी जरूरत आगे पड़ती है। आपकी बुक के हिसाब से मैंने वही एग्जाम्पल दिया जिसमें जीन पूल आपको पढ़ना है। जैसे आप आगे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस पढ़ोगे, तो जब आप ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, वहाँ जीन पूल की बात की है। क्लियर? यस सर। ओके, सो अभी तक हमने ये सारे टर्म्स पढ़ लिए, कुछ और आएंगे तो फिर देख लेंगे चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक हमने जितने करने थे वो किए। अब हम चलते हैं, मेंडल ने अपना काम कैसे किया, मेंडल ने क्रॉस क्या किया। मेंडल ने, मैंने इससे पहले आपको ये पढ़ा दिए थे कि मेंडल के बारे में पढ़ा दिया था कि मेंडल कौन थे, उनकी बर्थ, उनके पेपर के बारे में, उनके प्रेजेंटेशन के बारे में। फिर मेंडल का वर्क 34 ईयर्स तक हिडन रहा, वो आपको समझाया था। हिडन रहने के रीजन आपने पढ़े थे क्या थे। फिर मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर 3 साइंटिस्ट ने किया, कोरेंस, टेशरमार्क और ह्यूगो ड्रेविस, वो नाम आपने पढ़ा था। उसके बाद मेंडल का वर्क यूनिवर्सल एप्लीकेशन का हो गया, तो रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस क्या थे वो भी आपने पढ़ लिए थे। फिर मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट मटेरियल था वो पाइजम सटाइवन गार्डन पी था, इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स थे, ये पढ़ा दिया था आपको। पी प्लांट ही क्यों मेंडल ने चूज किया, यस सर। ये भी पढ़ा दिया था। फिर आपको मैंने कराए थे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, है ना, इसके बाद ही तो कराया था ये स्टार्ट कि जेनेटिक टर्म्स। सर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स करवाया था, करा दिए थे, 7 कैरेक्टर चूज किए थे मेंडल ने, वो करा दिए यस थे। सर। स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर,
पॉड का शेप एंड पॉड का कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर, है ना। तो अब हम एग्जैक्टली फिर क्रॉस पे चलते हैं कि क्रॉस मेंडल ने कैसे की। सबसे पहले आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अभी आपने लिखा जब एक सिंगल कैरेक्टर या एलीलिक पेयर को लेके क्रॉस किया जाता है, एक क्रॉस मेड बिटवीन टू एलीलिक पेयर और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है वो कंट्रास्ट में लेने हैं या एलीलिक पेयर दो लेने हैं एक दूसरे के कंट्रास्ट में, तो ऐसा क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसको आप कह सकते हो दिस इज आल्सो इंटरेक्शन ऑफ वन जीन, इंटरेक्शन ऑफ वन जीन, वन जीन इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ जो एग्जाम्पल मेंडल ने लिया वो टॉल एंड डॉर्फ का लिया, तो टॉल एंड डॉर्फ के हिसाब से ही आपको ये क्रॉस बनाना है। क्रॉस अपने तरीके से बनाते हैं, जो मेंडल ने लिया वो टॉल था, यहाँ डॉर्फ। पहले मेंडल ने किया, जैसे आप क्रॉस करोगे तो क्या लोगे, पी की दो वैरायटी लोगे जो प्लांट हाइट के रिस्पेक्ट में है। प्लांट हाइट या तो टॉल होगी या प्लांट हाइट डॉर्फ होगी, ये ऐसे पेरेंट लिए गए। फिर जब इनके बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस करा के मेंडल को F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिले वो सारे के सारे टॉल थे। ये F1 जनरेशन, फर्स्ट फीनियल जनरेशन। अब जब इन टॉल की सेल्फिंग कराई गई, मतलब टॉल का क्रॉस जब इन टॉल से कराया गया, जब F1 का क्रॉस F2 से कराया गया, तो मेंडल को टॉल एंड डॉर्फ मिला 3:1 में, F2 जनरेशन। क्योंकि एक्चुअली यही दिखाई देगा, आप भी करोगे तो आपको यही दिखाई देगा। जो आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हो वो दिखाई नहीं देगा, वो तो आप इनोशंस यूज कर रहे हो समझाने के लिए। ये मान के कि एक कैरेक्टर है तो आपने लिखा था कि वन कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, तो आप यूनिट फैक्टर लिख दोगे। अदरवाइज आप सीड लेके जब लगाओगे तो आपको पता होगा कि ये टॉल वैरायटी का सीड है या डॉफ वैरायटी का सीड है, दोनों को लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, किसी भी एक प्लांट में, मान लीजिए एक प्लांट ले लिया, उसमें से हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया, बैगिंग कर दी, स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो गया। दूसरी वैरायटी के पॉलन को हमने स्टिग्मा पे लैंड कराया, उसको रीबैक कर दिया, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ से सीड बन गए, इन सीड को रख लिया। पी का प्लांट तो एनुअल है, अगले साल लगेगा। अगले साल फिर से इन पी के सीड को लगाया, जब लगाया तो देखा सारे टॉल हो गए। क्रॉस तो टॉल एंड डॉफ को कराया था, अगले साल जब लगाया सीड को कलेक्ट करके तो पता चला सारे टॉल आ रहे हैं। ठीक है, सारे टॉल आ गए, कोई बात नहीं। फिर छोड़ दिया क्योंकि सेल्फ इन करानी है, सेल्फ, और पी का प्लांट तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड ही है, तो उसके बाद कुछ नहीं करना, कोई इमैस्कुलेशन बैगिंग नहीं करनी, एक क्रॉप लगा के छोड़ दी सारे टॉल की, सीड्स को कलेक्ट कर लिया। फिर तीसरे साल जब लगाया सीड्स को तो पता चला कि टॉल एंड डॉर्फ फेल हो गए। अब टॉल 75% है, डॉर्फ 25% है, 3:1 के रेशियो में टॉल एंड डॉर्फ आ गए। तो यहाँ पे कुछ भी मेंडल को जीनोटाइप वगैरह नहीं दिखाई देगा, या आप भी करोगे तो आपको सिर्फ प्लांट की लंबाई नजर आएगी, उसी के हिसाब से ये रिजल्ट है। इसको जीनोटाइप के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि बुक में बना हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जीनोटाइप हम यूज करते हैं, जो मेंडल ने यूज किया वही आज तक पूरी दुनिया यूज कर रही है। आप टर्म कोई और भी ले सकते थे उसकी जगह। क्या जीनोटाइप थे? जीनोटाइप था हमारा टॉल के लिए जो लिया गया वो कैपिटल टी, डॉफ के लिए जो लिया गया वो स्मॉल टी। हमने मान लिया कि टॉल एंड डॉर्फ क्योंकि प्योर वैरायटी है, टू प्योर वैरायटी है, प्योर लाइंस है, जेनेटिकली होमोजाइगस है, तो टॉल के लिए कैपिटल टी है, तो डॉफ के लिए स्मॉल टी लिखी है। अब जब क्रॉस कराया तो F1 हाइब्रिड आए। F1 हाइब्रिड में यहाँ जीनोटाइप क्या आएगा ये मेंडल ने किसी और तरीके से पता किया।
इसका F1 का जीनोटाइप क्या होगा, इसको पता करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अभी हम इसे भी पढ़ेंगे। टेस्ट क्रॉस एक तरीके का बैक क्रॉस है। अब ये बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप क्या आएगा, ये किसी और चीज से पता किया गया, क्योंकि अगले साल मान लीजिए 2019 में आपने क्रॉप स्टार्ट की, 2019 में टॉल एंड डॉर्फ को लगाया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कर दिया, 19 के सीड्स को कलेक्ट कर लिया। जब 2020 में क्रॉप लगाओगे तो उन्हीं सीड से आपने क्रॉप लगाई, पता चला सारे टॉल हो गए। अब आपको तो नहीं पता कि ये टॉल कैसा है। 2019 में पता था कि वो प्योर टॉल है, होमोजाइगस है, 100% प्योर है। 2020 का टॉल कैसा है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, हम कुछ कह ही नहीं सकते। टॉल डोमिनेंट करेक्टर है ये पता चली गया, क्योंकि F1 में जो आएगा 19 के बाद 20 में जो आएगा दैट विल बी द डोमिनेंट करेक्टर। टॉल आया तो टॉल डोमिनेंट हो गया। 20 में टॉल वाली क्रॉप लगी रही, टॉल वाली क्रॉप के सीड कलेक्ट कर लिए। 2021 में जब इन सीड्स को लगाया तो पता चला कि टॉल 75% है और डॉर्फ 25% आ गया। तो 2020 में तो कोई डॉर्फ नहीं आया था, 19 में डॉर्फ था, 2021 में डॉर्फ अचानक से कहाँ से आ गया। इसका मतलब 2020 में डॉर्फ था बट हिडन था, एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, जो आपने डोमिनेंट और रिसेसिवनेस की डेफिनेशन में लिखा। रिसेसिव वो है जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस ना करे। तो F1 में डोमिनेंट आएगा दैट इज टॉल, और रिसेसिव हिडन था, वही रिसेसिव कैरेक्टर अगली जनरेशन में 25% पॉपुलेशन कैरेक्टर्स के साथ अपीयर होगा। तो टॉल एंड डॉर्फ का रेशियो 3:1। अब F1 का जीनोटाइप क्या है ये मैं नहीं पता, इसको हम टेस्ट क्रॉस से पता करेंगे। बट अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि ये जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है, क्योंकि आएगा यहाँ पे हेट्रोजाइगस। तो जब कैपिटल T स्मॉल t की आप सेल्फिंग करोगे, तो कैपिटल T स्मॉल t की सेल्फिंग करोगे तो क्या बनेगा, इस क्रॉस को मैं यहाँ बना देता हूँ। ये कैपिटल T है, स्मॉल t है, इस दोनों को आपने क्रॉस किया, क्रॉस करा के कैपिटल T स्मॉल t आ गया। ये F1 हाइब्रिड हो गए, ये पेरेंट्स हो गए। इसकी जब आप सेल्फिंग करोगे तो एक चेकर बोर्ड बनेगा। चेकर बोर्ड में दो टाइप के गैमेट पॉसिबल हैं, मेल हॉरिजॉन्टल लाइन पे, फीमेल वर्टिकल लाइन पे। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T क्रॉस करके कैपिटल T स्मॉल t, क्रॉस के बाद कैपिटल T स्मॉल t, क्रॉस के बाद स्मॉल t, ऐसे इसे लिखोगे तो कैपिटल T इस टू कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t। ये एक है, ये दो है, ये एक है। क्योंकि ये जीनोटाइप है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो। आपको पढ़ा है ना जीनोटिपिक फिनोटिपिक। जीनोटाइप क्या था, जेनेटिक मेकअप। लेकिन जब इन प्लांट्स को आप नेचर में देखोगे तो ये सारे टॉल हैं, 3, और ये एक क्या है, डॉर्फ है, दैट इज 1। ये फिनोटिपिक रेशियो होगा, ये दिखाई दे रहा है। और दोनों ही क्या रेशियो है, F2 जनरेशन। तो F2 में जीनोटाइप आएगा 1:2:1 और फिनोटाइप आएगा 3:1। इस 1:2:1 में ये टॉल कैसा है, ये प्योर टॉल है। प्योर टॉल का मतलब होमोजाइगस। ये कैसा है, ये हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस। और ये स्मॉल t कैसा है, प्योर डॉर्फ है। प्योर मतलब होमोजाइगस। और मेंडल को दिखाई क्या दिया था, दिखाई दिया था ये टॉल वैरायटी है, ये डॉर्फ वैरायटी है। क्रॉस करा के F1 में सारे टॉल आ गए, F2 में टॉल एंड डॉर्फ जो है वो 3:1 के रेशियो में आ गए। मेंटल को सिर्फ रेड वाला सेक्शन दिखाई दिया, यहाँ पे ऑल आर टॉल या ऑल वर टॉल। F1 में ऑल वर टॉल। अब ये टॉल कैपिटल T स्मॉल t है, ये कैसे पता चलेगा, वो टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस से पता चलेगा। ये यही जीनोटाइप आएगा
इसको हम कैसे पता करें? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा आप नीचे नहीं जा सकते। नीचे आपको ये तो पता है कि अगली जनरेशन में टॉल एंड डॉफ 3:1 रेशियो में है, बट टॉल में से कितने प्योर टॉल हैं, कितने हाइब्रिड टॉल हैं, डॉफ में से कितने प्योर डॉफ हैं, ये पता करने के लिए F1 का जीनोटाइप पता होना चाहिए। F1 का जीनोटाइप कैसे पता करेंगे, वो एक अलग प्रोसेस है। इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ पहले, फिर आगे की बात करते हैं। सर 3:1 है इसका ना फिनोटाइपिक रेशियो। हाँ 3:1, आप टॉल डॉफ के नीचे लिख लीजिए 3:1। फिर लास्ट स्लाइड दिखाने हैं। इससे पहले वाली स्लाइड देखनी है यस सर, ये। डन। Give me just 1 minute. हाँ बताओ। हो गया क्रॉस? यस सर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा, ये कैसे पता चलेगा? मतलब मेंडल को तो सिर्फ ये दिखाई दिया कि 2019 के बाद मान लीजिए 20 में प्लांट को लगा के देखा तो टॉल प्लांट है। अब मेंडल को ये पता करना है कि ये टॉल प्योर टॉल होता है या हाइब्रिड टॉल है। डॉफ तो हाइब्रिड कभी होता नहीं, डॉफ रिसेसिव कैरेक्टर है, वो तो हमेशा प्योर ही होगा, जैसे आप देख ही रहे हो पेरेंट में भी है, या F2 जनरेशन में 25%। टॉल आपको समझ में आ रहा है पेरेंट में प्योर था, F1 में हमें पता ही नहीं है कि वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, पता करना है। अगर मान लें कि F1 में हाइब्रिड टॉल है तो F2 में टॉल भी 1:2 के रेशियो में अलग अलग है, प्योर और हाइब्रिड के हिसाब से। ये एक पूरा क्रॉस है। कुछ क्वेश्चन तो इसी क्रॉस से होंगे सीधे सीधे, क्योंकि ये क्रॉस आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, पेरेंट, हाइब्रिड, रेशियो, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। प्योर, हेटेरो, होमोजाइगस, ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी करके स्टेटमेंट दिए होंगे। जैसे ये क्रॉस आपके सामने बना हुआ है, इससे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल प्लांट्स इन F2 जनरेशन, बताओ। 75%. प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल प्लांट्स इन F2 जनरेशन में कितना हुआ? 75% लिखा होगा या 3/4 लिखा होगा, मतलब खुद भी समझ सकते हैं। परसेंट में 75 हो गया, नहीं तो 3/4 लिखा। What is the probability of dwarf plant in F2 generation? 1/4 या 25% हो गया। What is the probability of tall in F1 generation? 100%. 100% हो गया। Probability of dwarf in F1 generation? 0. 0%. 0% हो गया। अब बताओ, what is the probability of tall plants among all tall plants in F2 generation? What is the probability of pure tall plants in all tall plants F2 generation? 100%. 33%.
फिर से सुनो। 1/3 होगा ना। हाँ 33%. हाँ 33 या 1/3। मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्योर टॉल अमंग ऑल टॉल, पूरे टॉल में से प्योर टॉल कितना है। तो पूरे टॉल अगर 3 है तो उसमें प्योर टॉल कितना है 1/3 यानी 33। अब आपको सारे प्लांट में से टॉल नहीं बताना है, टॉल में से प्योर टॉल बताना है। तो जो टॉल का फिगर 3 है वो प्योर और हाइब्रिड में कितना अलग अलग है, 1 और 2 के फॉर्म में, 2/3 1/3। तो कहने को सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करनी है, उसी हिसाब से यहाँ से निकल के आ जाए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ऐसे क्वेश्चंस भी याद रखिए। Probability of pure tall among all the tall plants 1/3. Probability of hybrid tall among all the tall plants in F2 2/3. Probability of tall in F2 3/4 75. Probability of dwarf 1/4. Probability of pure dwarf again 1/4. तो ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी ने तो एक क्रॉस बना के दे दिया। अब उसमें लैंग्वेज क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी पूछे, परसेंट पूछे, ये सब आपको देखना है। क्वेश्चंस की फॉर्म में भी हो सकता है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू करके भी नीट में पूछा गया। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया जहाँ पे 1600 प्लांट बने हैं। बस 1600 प्लांट में से प्योर टॉल प्लांट कितने हैं बताओ। F2 जनरेशन में ये क्रॉस किया गया तो नंबर ऑफ प्लांट 1600 है। पूछा यह गया कि इनमें से प्योर या होमोजाइगस टॉल प्लांट कितने होंगे। 400। 400 सीधा है भाई, 1/4 है ना, तो 1600 का 1/4 निकाल लो। हाइब्रिड टॉल पूछा जाता 2/4 800 हो जाता। डॉफ प्लांट कितने बनेंगे, अगेन 400 बनेंगे। तो मतलब या तो सीधे सीधे क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, एक तरीका तो ये है। दूसरा लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी या परसेंट निकाल के पूछ सकते हैं। तीसरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देके आपसे वो छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। न्यूमेरिकल के नाम पे कोई बहुत चीज बड़ा चौड़ा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आ रहा है। एक रेशियो दे दिया, इस रेशियो को समझ के अपने क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिजल्ट क्या आया उस पर चलते हैं। टेस्ट क्रॉस बाद में पढ़ेंगे क्योंकि रिजल्ट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल ने 3 फाइंडिंग्स दी, क्योंकि मेंडल ने कोई लॉ नहीं बनाया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मेंडल ने तो अपने रिजल्ट को रीड किया था, उसके 34 साल के बाद तो उन्हें रिकॉग्निशन मिला था, फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल मिला था। तो इसका मतलब मेंडल ने तो कोई लॉ नहीं दिया। कोई क्वेश्चन आ जाए कि मेंडल ने कितने लॉ दिए, 0। मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं बनाया। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड कितने लॉ हैं, तो 2 एज पर एनसीईआरटी आंसर है। टोटल लॉस कितने हैं, 3। एक डाईहाइब्रिड का है, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। सो मेंडल ने जो भी दिया वो फाइंडिंग्स कहलाती हैं, पोस्टुलेट्स। 3 पोस्टुलेट्स हैं, 3 फाइंडिंग्स हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। पहली फाइंडिंग कहलाती है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर। मेंडल ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया। यूनिट फैक्टर का मतलब क्या है कि हर एक कैरेक्टर एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर से गवर्न होता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, ईच कैरेक्टर या ट्रेट कुछ भी लिखा है इज गवर्न बाय a pair of unit factor। फैक्टर्स यूनिट लेने हैं, पेयर लेना है, और कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर क्या था, टॉल, गवर्न बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर कैपिटल टी कैपिटल टी। यूनिट फैक्टर हुआ कैपिटल टी, जो हर जगह यही रहेगा। इसका पेयर बनाना है, 3 नहीं हो सकते, पेयर ही होगा, सिंगल भी नहीं हो सकता। लॉ है, रूल बना के मेंडल ने दिया, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। और कैरेक्टर टॉल, ये भी नहीं कि कैपिटल टी से 2 कैरेक्टर को ले आओ, या कैरेक्टर एक है यहाँ पे पेयर की जगह 3 एलील को ले आओ, वो नहीं हो सकता। ये अभी आपने बताया था 3 एलील भी हो सकते हैं। वो एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म है। अभी तो हम मेंडल वाला सेक्शन पूरा करेंगे, फिर नॉन मेंडलियन पे आएंगे। नॉन मेंडलियन में वो बात आएगी, अभी तो मेंडलियन जेनेटिक्स है। ऐसे डॉर्फ था,
डॉफ के लिए भी क्या था, कैप स्मॉल टी। हर करेक्टर के लिए ये पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? दूसरा कहलाता है डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, जो ऑलरेडी आज की क्लास में ही आपको मैंने पढ़ाया। यहाँ से आगे जाके बनेगा पहला लॉ, वो भी मेंडल ने नहीं बनाया, किसी और साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया। दिस इज नाउ कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये फर्स्ट लॉ है मेंडल। मेंडल का मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स का, नॉट गिवन बाय मेंडल बट डिराइव फ्रॉम मेंडल्स कंक्लूजन्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, अभी आपको समझाया था मैंने कि F1 जनरेशन में जब दो एलील आएंगी तो उनमें से जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट, जो डोमिनेंस की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करेगी वो रिसेसिव। दोबारा नहीं लिखना है, मैंने क्लास यहीं से स्टार्ट की थी शायद। ये रहा, तो यहाँ से ये पूरा डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस का कॉन्सेप्ट है। F1 में हेट्रोजाइगस एलीलिक कॉम्बिनेशन आया, उसमें से जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी दैट विल बी डोमिनेंट एलील, कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। जो एक्सप्रेस नहीं करेगा डोमिनेंस की प्रेजेंस में वो रिसेसिव एलील, कैरेक्टर विल बी द रिसेसिव कैरेक्टर। यही लॉ यहाँ लिखा, इसी को लिखोगे तो ये यहाँ आएगा, डोमिनेंस एंड रिसेसिव। एक हेट्रोजाइगोट है, ये इसमें से जो एक्सप्रेस करेगा दैट इज टॉल, तो ये बन गया डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरा आएगा डॉर्फ, जो टॉल की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इसलिए ये रिसेसिव। तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, डोमिनेंस। फिर ये रूल हो गया कि F1 में तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही है, बहुत सारी जगह नहीं आता वो, अदर देन मेंडलिज्म। मेंडल के हिसाब से तो आएगा F1 में टॉल, F1 में रिसेसिव कैरेक्टर भी आ जाता है, आएगा बस किसी और कंडीशन में आएगा, फिर उसको कुछ और बोला जाएगा, क्योंकि रिसेसिव का कॉन्सेप्ट मेंडल का है। आप वहाँ पे रिसेसिव वर्ड यूज नहीं करोगे, कुछ और वर्ड यूज करोगे। अगर कभी भी ये बोला गया कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसका मतलब ही हो गया कि हम मेंडल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और अगर मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे होंगे तो फिर हम डोमिनेंट या रिसेसिव वर्ड ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग है ना। ओके सर। अब आएगा तीसरा पोस्टुलेट, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। फिर से AIPMT का क्वेश्चन है 2014-15 में, वो क्या है, थर्ड पोस्टुलेट, स्लाइड की खत्म हो रही है। सी कहलाता है सेग्रीगेशन। अब इस क्रॉस को देखो, यूजुअली होता क्या है कि अगर आपसे कहता है ना तीसरा पोस्टुलेट क्या है, तो आप ये बता देते हैं कि सर F2 में 1:1, 1:2:1 जीनोटिपिक एंड 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है। ये मेंडल ने कहा होगा, नहीं, मेंडल ने ये नहीं कहा। मेंडल का तीसरा पोस्टुलेट सेल्फिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि जब आप F1 की सेल्फिंग करेंगे और गैमीट्स बनाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t से जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि एक F1 है हमारे पास, ये F1 हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड में जब हम गैमीट बनाएंगे देन देयर इज गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो गैमीट यहाँ से दो बन सकते हैं, दो टाइप के, 2 टाइप्स हैं ऑफ गैमीट्स। One is having capital T, another is having small t. नंबर नहीं, टाइप की बात हो रही है। एक प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कितने बनेंगे वो नहीं कह सकते, बट दो टाइप के बनेंगे ये कह सकते हैं। अब वो दो टाइप कौन से होंगे? वो दो टाइप ये आएंगे, कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि एलील्स सेग्रीगेट हो गए।
जो F1 में एलीज एक साथ आए, क्योंकि पेरेंट आपने लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, पेरेंट हमारा टॉल एंड डॉफ अलग अलग था। F1 में टॉल एंड डॉफ के एलील एक साथ आ गए, तो जो यहाँ पे एलील्स हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो गए। देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स at the time of gamete formation. This is called segregation. इसको हम segregation बोलते हैं। अब जब गैमीट सेग्रीगेट हो जाएंगे, इसका मतलब ये जो गैमीट्स बनेंगे उसमें एक ही एलील आएगा। एक गैमीट में एक एलील, एक गैमीट में दो एलील नहीं हो सकते। इट मीन्स कि गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि गैमीट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते। गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। एक इंडिविजुअल हाइब्रिड भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्योर भी हो सकता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी, बट गैमीट हमेशा और हमेशा प्योर ही रहेगा। या तो गैमीट कैपिटल टी वाला होगा या स्मॉल टी वाला। तो गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। ये रिजल्ट है। क्यों हुए? क्योंकि देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ F1 हाइब्रिड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ से दूसरा लॉ आया जिसको नाम दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होना ही होना है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये नाम नीट का क्वेश्चन है, क्योंकि सेग्रीगेशन आपकी एनसीईआरटी में है, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स समझाया गया लेकिन लिखा नहीं है कि इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। ऑप्शन में यही लाइन लिखी हुई है। तो देखने में लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर का है, बाहर का नहीं है। उन्होंने अपनी बात को लैंग्वेज में कह रखा है कि सेग्रीगेशन क्या होता है। और ये ऐसा लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इट्स ए यूनिवर्सल लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप सब चीज़ों के एक्सेप्शन पढ़ोगे, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं। रीजन मियोसिस 11 का याद करो। मियोसिस में आप क्या करते हो? होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करते हो। जाइगोटीन में साइनेप्सिस, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर किया, डिप्लोटीन में आपको मिला काइजमेटा, डाइकाइनेसिस में अलग अलग हो गया काइजमेटा से। मेटाफेज 1 में आप क्या करते हो कि पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल पे जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको मियोसिस के हिसाब से बनाता, अगर ये क्रोमोसोम पे होते तो कैपिटल टी यहाँ पे है, स्मॉल टी यहाँ पे है। ये मेटाफेज की सेल हो गई। अब जब ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रियोल हो गए, ये स्पंडल फाइबर हो गए। अब जब एनाफेज आएगी तो एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में ये एक क्रोमोसोम है जिसमें यहाँ पे कैपिटल टी है और ऐसे ही एक क्रोमोसोम ये है तो स्पंडल अपनी तरफ खींच रही है जिसमें यहाँ स्मॉल टी, और फिर यहाँ से जाके आप टीलोफेज बनाओगे, कैपिटल टी वाला अलग, स्मॉल टी वाला अलग, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा। तो ये तो होना ही है। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन पढ़ा है आपने? कहीं नहीं पढ़ा। क्रॉसिंग ओवर में तो कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ा। मियोसिस में कोई एक्सेप्शन आपको नहीं पढ़ाया जाता। माइटोसिस के एक्सेप्शन है, मियोसिस का कोई एक्सेप्शन नहीं। तो क्योंकि दो एलील जो है वो दो क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं जिनको एनाफेज पे अलग होना ही है, यही चीज मेंडल के हिसाब से एलील में। मियोसिस की डिस्कवरी बाद में हुई है, मेंडल की जो लॉज है वो पहले है। और जीन क्रोमोसोम पे होते हैं ये किसी और ने बताया, बट जैसे जीन का बिहेवियर है वैसे ही क्रोमोसोम का बिहेवियर है। इसी चैप्टर में आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे ये बात आपको समझाई जाएगी कि जीन्स और क्रोमोसोम का बिहेवियर एक जैसा है। तो यहाँ से सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग पॉस्टुलेट हो गए। यूनिट फैक्टर का कॉन्सेप्ट, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक्सेप्शन आएंगे, यूनिट फैक्टर में भी आएंगे। यूनिट फैक्टर लॉ नहीं है, डोमिनेंस लॉ है। सेग्रीगेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इस सेग्रीगेशन के बाद ये रिजल्ट आता है कि
F2 में 1:2:1 phenotypic रेशियो जीनोटिपिक एंड 3:1 phenotypic रेशियो. ये रेशियो फाइंडिंग्स में नहीं है ना, ये रेशियो पॉस्टुलेट में काउंट नहीं होते. तो ये गलतियां मत करिएगा. सेग्रीगेशन थर्ड पॉस्टुलेट है, रेशियो आना पॉस्टुलेट नहीं, क्योंकि गैमीट बनाना रूल हो सकता है, फर्टिलाइजेशन रूल होगा ये कैसे कह सकते हैं. मान लीजिए आपने जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन हो गया तो ठीक है, पॉलन आ गए, पॉलन स्टिग्मा पे लैंड कर गया, जर्मिनेट कर गया, मेल गैमीट पॉलन ट्यूब में बन गए. एग से फर्टिलाइज करोगे तभी तो ये बातें आएंगी ना, फर्टिलाइजेशन करोगे तभी तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करके, कैपिटल टी के साथ क्रॉस करके, स्मॉल टी से क्रॉस करके ये देगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेग्रीगेशन तब भी हो चुका है, सेग्रीगेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं है. रैंडम फर्टिलाइजेशन इज एन ऑप्शनल इवेंट. ऐसा भी नहीं होता कि सारे स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर ही लेंगे, बट सारे स्पर्म मियोसिस से बनेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल ट्रुथ, रैंडम फर्टिलाइजेशन इज अ चांस फैक्टर. हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसलिए हम सारी लेके चल रहे हैं. हमें ये भी नहीं पता कि कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कर ही जाएगा, लेकिन जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा, इसीलिए पॉपुलेशन में ये रिजल्ट 1:2:1 है. ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर 4 प्लांट हैं और आपसे कहा जाए कि रेशियो क्या आएगा तो 1:2:1 आएगा. नॉट पॉसिबल. चारों प्लांट में कैसे इतना यूनिक आ जाएगा रिजल्ट. अगर 10 से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं तो कह देते हैं कि चीटिंग की है, काम किए ही नहीं, क्योंकि पता है हो ही नहीं सकता. 4 में से यही 4 आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल. 6000 में से ये आ जाएंगे, 4500 टॉल, 1500 डॉर्फ, दैट इज पॉसिबल. और वो भी 4500 और 1500 एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, रेशियो के हिसाब से 3:1 आएगा. एग्जैक्ट मेंडल का भी नहीं आया था, इट इज 2.84 एंड 3.16 के अराउंड. तो रेशियो में ये 3:1 आता है, एग्जैक्ट वैल्यूज में. सो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके बेस पे जो आप कह सकते हो उसके बेस पे जो रिजल्ट आए वो चीजें. अब आगे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन वही का वही है अभी कि वो F1 में हेट्रोजाइगस ही आएगा, ये कैसे कंफर्म करें. सर स्क्रीन सर आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही है, नहीं आ रही. अभी आएगी. एक्चुअली से पेज खत्म हो गया, मैं दोबारा शेयर करता हूँ. अब आ रही है. यस. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जो F1 में हेट्रोजाइगस है, जिसको माना हमने हमेशा और हमें पता भी है कि F1 में हेट्रोजाइगस ही आएगा, ये कंफर्म कैसे होगा. F1 हाइब्रिड मेंडल के हिसाब से F1 में जो दिखा वो टॉल था, ये टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कंफर्म कैसे करो. व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1 प्लांट्स, ये कैसे पता किया जाए. इसको पता करने का जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F1 प्लांट. F1 प्लांट के जीनोटाइप को पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं. अब है क्या टेस्ट क्रॉस? और F1 में टॉल तो है, लेकिन टॉल में ये कैपिटल टी वाला है नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये पता कैसे चलेगा. इसके लिए हम क्रॉस करते हैं. टेस्ट क्रॉस क्या कहलाता है? इट्स ए क्रॉस बिटवीन F1 hybrid and its recessive parent. अगर F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कर दिया जाए तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं. उल्टा हो गया, हम प्रीवियस जनरेशन में जाके क्रॉस करते हैं. एक टर्म बैक क्रॉस भी यूज होता है. बैक क्रॉस का मतलब क्या है?
क्रॉस बिटवीन F1 एंड आइदर ऑफ द पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट ले लो, और अगर वो पेरेंट केवल रिसेसिव है तो उसी बैक क्रॉस को नाम दे दिया जाएगा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस एक तरीके का बैक क्रॉस है जहाँ पे F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए। अब क्या समझ में आएगा इस क्रॉस को कराने में, करा के देख लेते हैं। F1 क्या आया था, टॉल, हमें सिर्फ इतना पता है, और पेरेंट्स कौन से हैं वो भी हमें पता है। पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं फर्स्ट, F1 में क्या था, टॉल। मान लेते हैं ये टॉल कैपिटल टी है, इसका क्रॉस हम पेरेंट से करा रहे हैं, दैट पेरेंट इज होमोजाइगस टॉल। पेरेंट क्या था, होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी। अब मान लीजिए आपने इसका क्रॉस कराया तो आपको क्या मिलेगा, इसका क्रॉस इससे करोगे तो सारे टॉल ही मिलेंगे ना, ऑल आर टॉल। भाई एक चेकर बोर्ड के हिसाब से बनाओगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, सब टॉल ही मिलेंगे। और कुछ तो आएगा ही नहीं ना F2 में, है ना। डाउट हो तो बताओ। F1 में टॉल आया था, ये मेंडल ने बता दिया, हमें बस उसका क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा के देखना है, ये ऑलरेडी पता है, ये पेरेंट दिया हुआ है। दूसरा पेरेंट ले लेते हैं, चलो दूसरे पेरेंट से क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए F1 का टॉल है, कैपिटल टी, पेरेंट अब हम ले लेते हैं डॉर्फ, किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं ना बैक क्रॉस। तो अब कराओगे तो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस ये चेकर बोर्ड बनाओगे, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन ऑल और टॉल। भाई दिखाई तो टॉल ही देंगे ना, मेंडल ने तो देखा था जब टॉल का उन्होंने टॉल से क्रॉस कराया तो सारे टॉल आ गए, टॉल का क्रॉस उन्होंने डॉफ से कराया तो भी सारे टॉल आ गए। ये आने चाहिए क्योंकि आपके सामने क्रॉस बने हुए। अब F1 टॉल को हम, हाँ बोलो। F1 में अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला होता तो वो करके देखिए, ये सेकंड हो गया, अब तीसरा करके देखते हैं। आपने जो बोला ओके सर। F1 टॉल है, मान लेते हैं आपने कहा स्मॉल टी वाला है, इसको पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, पेरेंट हम फिर टॉल ले रहे हैं, एक बार टॉल लेंगे एक बार डॉफ ले लेंगे। अब इसका क्रॉस इससे कराओगे तो क्या बनेगा, तो चेकर बोर्ड के हिसाब से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल आर टॉल। सारे टॉल ही तो आएंगे, हालांकि आपको पता है कि आधे प्योर है आधे हेट्रोजाइगस डॉर्फ, ये हेट्रोजाइगस हाइब्रिड है, लेकिन मेंडल को तो दिखाई सारे टॉल ही देंगे ना। तो F1 को हेट्रोजाइगस मान के अगर आपने टॉल से क्रॉस कराया तो भी सारे टॉल ही मिले उन्हें। चौथा क्या बचा, F1 टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका हम डॉफ से करा के देख लेते हैं, पेरेंट हमें जो लेना है वो डॉफ लेना है, एंड डॉफ इज स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब आप क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और यहाँ से जो आएगा वो स्मॉल टी आएगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 2:2 यानी 1:1, यानी कि टॉल ये और डॉर्फ ये, टॉल एंड डॉर्फ इक्वल पोर्शन में मिलेंगे, 50-50, आधे टॉल आधे डॉर्फ। तो मेंडल ने जब F1 का क्रॉस पेरेंट से कराया, टॉल पेरेंट से कराया, डॉफ पेरेंट से कराया, तो उन्हें एक्चुअली ये मिला जो चौथा वाला है, टॉल एंड डॉफ बराबर मिले।
टॉल एंड डॉर्फ का बराबर मिलने का मतलब ये हुआ कि F1 हेट्रोजाइगस, यहाँ से कंफर्म क्या हुआ कि जो F1 है वो क्या होगा, इट इज हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। सर हाँ, सर ये हेट्रोजाइगस ही तो पता करना है, और हम इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी उन्होंने ले कैसे लिया, उन्हें कैसे पता चला? उन्होंने तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो डिनोशन है, वो तो अलग बात है। उन्हें ये पता करना है कि F1 में हाइब्रिड टॉल है, ये कैसे आएगा। तो वही तो बता रहा हूँ कि F1 का क्रॉस जब उन्होंने रिसेसिव पैरेंट, ये रिसेसिव पैरेंट हो गया ना, F1 का क्रॉस जब उन्होंने रिसेसिव पैरेंट से कराया तो उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में टॉल एंड डॉर्फ दोनों मिले। तो टॉल एंड डॉर्फ दोनों मिले तो ये इस चीज को प्रूव करता है कि यहाँ पे ये सिचुएशन रहेगी। अगर आप ये सिचुएशन नहीं बनाओगे तो टॉल एंड डॉर्फ आएंगे ही नहीं। सर उन्होंने अभी थ्योरेटिकली किया था या प्रैक्टिकल किया था? प्रैक्टिकल किया था, अगले साल लगा के देखा। थ्योरेटिकली कुछ नहीं किया, 7 साल तक काम किया लगातार। थ्योरेटिकल क्या है इसमें, कुछ नहीं। सर मतलब अब कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैसे पता चलेगा उन्हें? उन्हें नहीं पता चलेगा, उन्हें तभी तो बार बार मैंने बोला F1 में टॉल प्लांट है उनके पास, टॉल के सीड्स हैं, सीड्स लगाए टॉल प्लांट्स बन गए। अब यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा तो डॉफ वाले के साथ किया जाएगा। और सर मतलब रिजल्ट्स के हिसाब से पता किया कि है क्या? हाँ, रिजल्ट के हिसाब से आप बैक में जाओगे, तभी तो चौथे क्रॉस को आप टेस्ट क्रॉस बोलोगे। टेस्ट क्रॉस क्या था हमारा, एक क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस F1 एंड इट्स रिसेसिव पैरेंट। बैक क्रॉस चारों हैं, टेस्ट क्रॉस केवल चौथा वाला है। और फिर टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या हमेशा आएगा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर है तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 बराबर 50-50। ओके सर। इसीलिए मैंने आपको चारों करके दिखाया, बुक में चारों क्रॉस करके नहीं दे रखी, मैंने आपको इसीलिए करके दिखाया कि आप तो प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो ना, तो जितनी मैथमेटिक्स की पॉसिबिलिटीज हैं उनमें सब लगा ली, सब लगा के जो रिजल्ट मेंडल के साथ मैच कर रहे हैं वो केवल चौथे क्रॉस का करना है। तो अंडरस्टूड हो गया कि भाई चौथा वाला ही रहा होगा, या तो मेंडल को कुछ और मिलता। उन्हें एक्चुअली जब F1 के टॉल प्लांट का क्रॉस डॉफ से कराया तो उन्हें सारे टॉल एंड डॉफ में आधे आधे प्लांट मिल गए, इसी से कंफर्म हो गया कि F1 का जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होगा। अब इसको जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हाई एजुकेशन तो मैथमेटिशियन ही थे ना, जब रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन चेकर बोर्ड की फॉर्म में आपके सामने है। तो पिछली स्लाइड है, पिछली स्लाइड, पिछली स्लाइड ये रही, इससे पिछली और इससे पहले ये यहीं पे तो लिखा है कि गैस क्रॉस क्या है, F1 हाइब्रिड का क्रॉस उसके रिसेसिव पैरेंट से। और फिर ये भी याद रखिएगा कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा तो रेशियो 1:1 आएगा। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है, 1:1। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हुए, मतलब टेस्ट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मॉड्यूल, आपके क्वेश्चन बैंक, नीट, प्रीवियस ईयर एग्जाम, कहीं भी आप देखो टेस्ट क्रॉस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिले। इवन टेस्ट क्रॉस है ये भी आपको गेस करना पड़ेगा। उसमें दे रखा हुआ कि एक टॉल एंड डॉर्फ को क्रॉस कराया और रिजल्ट में जो प्लांट्स मिले हैं वो 504 टॉल प्लांट है और 494 डॉर्फ प्लांट है। अब बताओ ये कौन सा क्रॉस है, 504 और 496। मान लीजिए क्रॉस कराया टॉल एंड डॉर्फ का, नेक्स्ट जनरेशन में टॉल एंड डॉर्फ ये मिलेगी नंबर में। आप देखो तो क्रॉस भी आपने F1 हाइब्रिड लिया यानी टॉल, रिसेसिव पैरेंट यानी डॉर्फ, तो आपने टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस कराया, रिजल्ट में आपको 504 टॉल प्लांट और 496 डॉर्फ प्लांट मिले। अब ये कौन सा क्रॉस हुआ, तो टेस्ट क्रॉस हो सकता है, नियरली 1 का रेशियो। हाँ तो रेशियो Yes, sir. मैंने कहा ना रेशियो बहुत एग्जैक्ट नहीं आएगा, 500 नहीं बोलेंगे वो, 504 496 बोलेंगे, 1:1 आ गया।
1:1 रेशियो आ गया राउंड फिगर में, तो इसका मतलब है टेस्ट क्रॉस होगा। और अगर यही लैंग्वेज ये होती कि मैंने टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस कराया, लेकिन टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस कराने पे जो मुझे टॉल प्लांट्स मिले वो मिले हैं मान लीजिए 754, और मुझे जो डॉर्फ प्लांट मिले हैं वो मिले हैं 246। अब ये कौन सा क्रॉस है? अब ये क्रॉस कौन सा होगा? हाइब्रिड वाला। ये मोनोहाइब्रिड 3:1 हो गया। 750 और 250 क्या होगा? 3:1। 500 500 1:1। यस सर। लैंग्वेज के हिसाब से टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस कराया, मिला भी टॉल एंड डॉर्फ। तो समझने की चीज़ है कि ये कोई थंब रूल नहीं है कि रिजिड हो जाओ कि सर टॉल एंड डॉर्फ तो 3:1 की फॉर्म में ही आते हैं हमेशा। हमें तो यही दिया है एनसीईआरटी ने, 3:1 टॉल एंड डॉर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टॉल एंड डॉर्फ तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में भी आएगा, बस रेशियो 3:1 ना होके 1:1 हो जाएगा। ये तो डिफरेंस हुआ। और दोनों चीज़ें मेंडल की हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करो तो आप कहो कि हम मेंडल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, या F2 जनरेशन में जाओ तो मेंडल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। दोनों में से कुछ भी कर लो। अगर टेस्ट क्रॉस 1:1 आप कर रहे हो तो F2 में 3:1 आएगा ही आएगा। या ऐसे बोल दो कि अगर F2 में 3:1 आ रहा है तो टेस्ट क्रॉस 1:1 होगा ही होगा, चेंज नहीं हो सकते, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको मैंने सारा पढ़ा दिया आज की क्लास में। इसीलिए जब मेंडल के बाद साइंटिस्ट आए तो उनके पास चॉइस हो गई कि मैं टेस्ट क्रॉस कर लूं और 1:1 रेशियो मेरा आ रहा है, इसका मतलब मेंडल के रिजल्ट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, या मैं F2 जनरेशन तक क्रॉस को लेके जाऊं, मेरा रेशियो 3:1 आ रहा है तो भी मैं मेंडल की बात को सपोर्ट कर दूँ। चॉइस इज माइन कि मैं टेस्ट क्रॉस करूं या मोनोहाइब्रिड F2 क्रॉस करूं। आपकी चॉइस है तो आप क्या करोगे? अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों? सर वो खुद से होता जाएगा ना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसी में तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 1000 प्लांट मैंने दिए और आप कहूँ कि जाओ सबकी लंबाई नाप के लाओ, तो आपको कितने 750 एक तरफ और 250 एक तरफ देखने हैं। और अगर टेस्ट क्रॉस आपने किया होता तो खेत में जाते और कहते कि सर आधे टॉल है आधे डॉर्फ है, हो गया मोनोहाइब्रिड। क्या देखना ज़्यादा आसान है, 50-50 या 3:1? 50-50 रीज़न है। इसीलिए जब मेंडल के बाद के साइंटिस्ट के आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, जब आगे जाओगे तो हर साइंटिस्ट ने टेस्ट क्रॉस किया, किसी ने मोनोहाइब्रिड का रेशियो तक नहीं लगाया। 3:1 तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। और ये मोनोहाइब्रिड है, अभी डाईहाइब्रिड में तो रेशियो 9:3:3:1 आएगा। 4 अलग अलग आपको ढेर बनाने पड़ेंगे। 9 प्लांट ऐसे हैं, 3 अलग हैं, 3 अलग है, 1 अलग है। लेकिन टेस्ट क्रॉस होगा तो क्या होगा? 1:1:1:1 चारों बराबर आएंगे। डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस होगा तो रेशियो 1:1:1:1 आएगा। अगली क्लास में कर लेंगे। मतलब टेस्ट क्रॉस में जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा 1:1:1:1:1 ऐसे ही आएंगी। तो हमेशा टेस्ट क्रॉस करना ज़्यादा आसान होता है बिकॉज सब बराबर मिलेगा आपको। और अगर आप डिटेल प्रोसीजर पे जाओगे तो फिर तो रेशियो जो 3:1 है, आगे 9:3:3:1 होता है। उसके आगे भी जाओगे तो 27:9:9:9:3:3:1 है ट्राई हाइब्रिड का। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन करेगा? सर ये कभी रिजल्ट एक्यूरेट क्यों नहीं आते, जैसे वो उधर 500 आया? एक्यूरेट कैसे होते हैं बेटा? एक्यूरेट तो चीटिंग से होते हैं। आप लैब में ट्राइटेशन करोगे तो जो फिनोफ्थलीन की रेंज आनी है आप वही लिख के चले जाओगे। मेरे जैसा टीचर होगा तो काट देगा नंबर। इतना एक्यूरेसी तो जिसने फिनोफ्थलीन का ट्राइटेशन किया था उसकी नहीं आई, आपकी कैसे आ गई? आप बताओ एक्यूरेसी कैसे आ सकती है? आप श्योर हो सकते हो कि हर बार आप 180 में से 180 नंबर ले आओगे? नो सर। फुल छोड़ दो, 180 में से 156 नंबर ले आओगे, ये श्योर हो सकते हो क्या? सर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है कि जो हमेशा आ सके। तो इसीलिए रेशियो निकालते हैं। वो तो आ ही नहीं सकता ना, वो यहाँ भी कैसे आएगा? एक धागे के भी 2 टुकड़े करने हैं तो भी वो एग्जैक्ट हाफ नहीं हो सकते। नेचर कर सकती है माइटोसिस एग्जैक्ट हाफ, ना पॉइंट्स में कम ना पॉइंट्स में ज़्यादा। एक जीन भी नहीं चेंज होता। आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि नेचर कितना एक्यूरेट डिवीजन करती है। और आपसे अगर कहा जाए तो आप नहीं कर सकते, कोई ना कोई एरर तो रही जाएगी।
इसमें Yes, sir. हमेशा रेशियो में आपको मतलब क्वेश्चंस भी जब आप मिलेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे 504, 496, 754, 246, इसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। इन्हीं को आप बस जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल बोल देते हो कि जेनेटिक्स में सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। सर नेक्स्ट टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में आप डाई सर हाइब्रिड क्रॉस पढ़ें। सर नेक्स्ट पेज दिखा दो। नेक्स्ट पेज देखना है, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा ही हो गया। ये वाला यस सर। सर ये जो इस बार टेस्ट होगा उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? यही आएगा, आपको सब जेनेटिक्स ही आएगा कितनी बार भी टेस्ट होगा। इसके तो इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आप प्रैक्टिस करते करते आप थक जाओगे, क्वेश्चन नहीं करोगे। ओके सर। न्यूमेरिकल है ना, मैं सर एक कॉन्सेप्ट पे आप 50 क्वेश्चन बना देंगे। सर लास्ट वीक क्लास नहीं लगी थी सर, इस वीक एक और लगवा देते हैं, कंपनसेट हो जाता है। बेटा उसके लिए हम कई बार वैसे बात कर चुके हैं, आपको किसी और पर्सन से बात करनी है ना। एक्चुअली आई एम नॉट द ऑथेंटिक पर्सन टू से दैट। तो मैं समझ में नहीं आता कि इस लाइन इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर करूं। इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली मेरे पास है ही नहीं। सर नेक्स्ट वन। इसका भी नेक्स्ट। यस यस सर, वो तो वैसे उन्हें खुद ही लगा देनी चाहिए जब एक वीक नहीं होगा ओके तो सर डन। दूसरे वीक में। व्हाटएवर एल्स, है ना, लीव दैट टॉपिक। हमें क्लास के अकॉर्डिंग जितना पढ़ना है वो याद रखिए। यस मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा दिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शंस भी आप पढ़ोगे। आपकी बुक में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद ही एक्सेप्शन दिए हैं, बट मैं बाद में पढ़ाऊंगा। मैं पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, सो दैट आप पहले ये तो क्लियर हो जाओ कि मेंडल ने कितना कहा था, फिर मेंडल से डेविएट होके क्या मिला। जैसे जैसे साइंस गई, जैसे जैसे साइंटिस्ट बढ़ते गए, मेंडल के रिजल्ट को अलग अलग प्लांट एनिमल पे अप्लाई करते गए, तो वेरिएशंस मिले जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स कहलाते हैं। सर मतलब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये पूरा करके सिर्फ मेंडल ने ही देखा था और किसी ने नहीं। नहीं, और किसी ने नहीं। ये सिर्फ मेंडल का कॉन्सेप्ट है। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। राइट सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में यस गुड नाइट। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आगे की चीजें। नेक्स्ट में पढ़ेंगे बाकी की चीजें।